पिछले 3 महीने से मणिपुर जल रहा है। एस्टिमेट के अकॉर्डिंग 200 से भी ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। 40,000 से भी ज़्यादा लोग अपने घर से बेघर हो चुके हैं। न जाने कितने घरों को जलाया जा चुका है, तोड़ा जा चुका है और चारों तरफ तबाही तबाही मची। पर ये सब वायलेंस, ये सब नफरत कैसे फैली मणिपुर में, आज इस वीडियो में हम यही सब डिटेल में डिस्कस करेंगे। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है ऋषभ गुप्ता एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल आरजी टॉक्स। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ये इन्फॉर्मेशन सबके पास पहुँचे, शायद सरकार तक भी हमारी बात पहुँचे और ये मैटर सॉर्ट आउट हो सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके लिए फ्री है, बट हमको इससे मोटिवेशन मिलती है आपके लिए और अच्छा कंटेंट लाने। तो शुरू करते हैं। तो मणिपुर नॉर्थ ईस्ट इंडिया का एक स्टेट है जो अपनी इंटरनेशनल बाउंड्रीज म्यांमार के साथ शेयर करता है। अगर जियोग्राफिकली देखें तो इसका 90% एरिया हिली एरिया है और 10% एरिया जो मिड में है वो वैली एरिया है, प्लेन एरिया है, जो कि जिसका नाम इम्फाल है, जो यहाँ की कैपिटल भी है। अब अगर यहाँ के लोगों की बात करें तो यहाँ पर 33 रिकॉग्नाइज्ड और कुछ अनरिकॉग्नाइज्ड ट्राइब्स हैं जो रहते हैं, जिनमें 3 मेजर ट्राइब्स हैं। जिसमें से पहला है मैथी समुदाय, जो एक हिंदू मेजॉरिटी समुदाय है और ये यहाँ की लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, जो 53% पॉपुलेशन को कवर करते हैं। इसके बाद आते हैं कुकीज एंड नागाज, जो यहाँ की 40% पॉपुलेशन को कवर करते हैं। अब इन 3 समुदाय के बीच में कभी ना कभी किसी ना किसी चीज़ को लेकर कन्फ्लिक्ट रही ही है। कभी लैंड को लेकर, कभी ट्रेडिशन को लेकर, अलग अलग चीज़ों पे कोई ना कोई कन्फ्लिक्ट रहे। इनकी हिस्ट्री के बारे में डिटेल में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। प्रेजेंटली बात करते हैं इनके बीच में हो रहे करंट कन्फ्लिक्ट के बारे में। करंट कन्फ्लिक्ट के पहले आपको रीज़न जानने पड़ेंगे, जिसके 2 मेजर रीज़न है। पहला रीज़न, तो ये सब शुरुआत हुई थी फरवरी 2023 में, जब यहाँ के चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह ने एक सर्वे करवाया, जिसमें यहाँ के 3 डिस्ट्रिक्ट्स को रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर डाला और बोला यहाँ पर जितने भी लोग रह रहे हैं ये इल्लीगल तरीके से रह रहे हैं और इनकी इंक्रोचमेंट को हमें यहाँ से हटवाना होगा। सेकेंड पॉइंट जो उन्होंने बोला वो ये था कि कुछ कुकी समुदाय के लोग ऐसे हैं इन एरियाज में रहने वाले जो ओपियम की खेती कर रहे हैं, जिसको पॉपी कल्टीवेशन भी कहा जाता है, और उसकी वजह से मणिपुर का यूथ और आसपास के एरिया का यूथ बहुत अफेक्ट हो रहा है, जिसको रोकना बहुत ज़रूरी है। तो इन 2 रीज़न को देते हुए उन्होंने वहाँ पर जो इल्लीगल इंक्रोचमेंट है उसको हटवाना शुरू कर दिया। इस वजह से कुकी समुदाय के लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ थे, क्योंकि ये सब काम हुआ था एक चूराचंदपुर नाम के डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पर कुकी समुदाय के लोग ज़्यादा रहते हैं, और उनका ये कहना था कि हमको यहाँ से बिना कोई प्रॉपर इंफॉर्मेशन या वार्निंग दिए हटाया गया है, और हमें दूसरी जगह पर ठीक से रिहैबिलिटेट भी नहीं करा गया है। इसकी वजह से उन लोगों में बहुत गुस्सा भर आया। ये चीज़ें चलती रही। दूसरी जो रीज़न जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो था 20 अप्रैल को वहाँ की हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर इशू करा वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट के लिए कि आपको एक रिकमेंडेशन भेजना है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को, ये बोलते हुए कि मैती समुदाय के लोगों को शेड्यूल्ड ट्राइब की लिस्ट में ऐड किया जाए। ये न्यूज़ सुनते ही कुकी और नागा समुदाय के लोग बहुत गुस्सा हो गए। अब ये क्यों गुस्सा हुए, एसटी में मैतीस के आने से क्या इफेक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा, ये हम वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे, तो एंड तक ज़रूर बने रहें। तो इन्होंने अब क्या किया, गुस्से में इन्होंने 27 अप्रैल को एक ओपन जिम, जिसका इनॉग्रेशन 28 अप्रैल को वहाँ के सीएम ने करना था, उसमें आग लगा दी। ना केवल वहाँ आग लगाई, बल्कि वो वेन्यू जहाँ पर 28 अप्रैल को सीएम एन बीरेन सिंह को आना था, उसमें भी उन्होंने तोड़फोड़ मचाई। बट जो सीएम थे वो फिर भी नहीं रुके, वो अगले दिन अपनी रैली लेकर गए और वहाँ पर अपनी स्पीच देने लगे। तो इन लोगों ने वहाँ पर भी अटैक किया, जिसकी वजह से पुलिस और उनके बीच में मुठभेड़ हुई और लोगों को काफ़ी नुकसान भी हुआ दोनों तरफ से। अब इसके बाद वहाँ पर 5 दिन के लिए सेक्शन 144 भी इम्पोज किया गया और वहाँ पे मोबाइल सर्विसेज को भी बैन कर दिया गया। इसके बाद वहाँ की जो ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन थी, उन्होंने लोगों से अपील करी कि 3 मई को हम एक पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे सरकार के एक्शंस के अगेंस्ट, तो आप उसको ज्वाइन करें, जो कि लोगों ने सुना। 3 मई को 60,000 से भी ज़्यादा ट्राइबल पीपल एक साथ इकट्ठे हुए प्रोटेस्ट करने के लिए। अब इस दौरान एक ऐसी अफवाह मार्केट में उड़ी जिसने इस पूरे प्रोटेस्ट को एक राइट, एक वायलेंट प्रोटेस्ट में कन्वर्ट कर दिया।
हुआ कुछ ऐसे कि कुकी समुदाय के लोगों में एक रूमर ऐसी फैलाई गई कि मैती समुदाय के कुछ लोगों ने वहाँ उनके कुकी समुदाय के एक गांव में आग लगा दी है। ये सुनते ही यहाँ पर जितने भी लोग आए थे बहुत ज़्यादा भड़क गए और इन्होंने भी पलटकर तबाही मचाना, तोड़ फोड़ और आग लगाना शुरू कर दिया। और इससे दोनों ही समुदाय के लोग गुस्सा हो गए और उनके बीच में मेजर क्लैशेस और कन्फ्लिक्ट शुरू हो गए। इसके बाद 4 मई को एक दूसरी अफवाह आती है। वो अफवाह ये थी कि कुकी समुदाय के कुछ लोगों ने मैती समुदाय की एक नर्स को एक हॉस्पिटल में जाकर उनका यौन शोषण किया। इस अफवाह को सुनते ही मैती समुदाय के लोग भी भड़क गए, वो भी सड़कों पे आ गए। उन्होंने कुकी समुदाय के एक परिवार की 2 महिलाओं को सड़क पर घसीटा, उनके कपड़े उतारे और उनको परेड करवाई और फाइनली एक खेत में ले जाकर उनका शोषण किया, जो कि बहुत ही निंदनीय काम है। आपके कन्फ्लिक्ट चाहे कितने भी बड़े हैं, कुछ भी हो, लेकिन आप खुद भी परिवार वाले हैं, तो आपको दूसरे के परिवार के साथ ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं, एक्सेप्टेबल नहीं। तो ये बहुत गलत हुआ। और भी ज़्यादा गलत बात ये थी कि इस पर एफआईआर करवाने के बावजूद भी कोई स्टेप नहीं लिया गया 19 जुलाई तक, जब तक कि एक क्लिपिंग जो उस दिन बनाई गई थी वो 19 जुलाई को वायरल। उसके वायरल होने के बाद जो स्टेट गवर्नमेंट की पुलिस थी वो एक्टिव हुई, जब उन्होंने एक जो उनका प्राइम सस्पेक्ट था, जो इसने जो एक गुनहगार था, उसको बाद में पकड़ा। बहरहाल 4 मई को ये पूरा वायलेंस इतना ज़्यादा बढ़ गया कि वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट को आर्मी की हेल्प लेनी पड़ी। वहाँ पर सीआरपीएफ और असम राइफल्स को डिप्लॉय करवाया गया, जो कि इंडियन आर्मी का ही एक हिस्सा है, और वहाँ पर सिचुएशन कंट्रोल करने की कोशिश करी गई, लेकिन वायलेंस नहीं रुक रहा था। उसके बाद मई के एंड में वहाँ पर अमित शाह जी भी आए और उन्होंने 4 दिन की अपनी विजिट में दोनों ही समुदाय के लोगों से बात करी और उनको कुछ कुछ वादे करे। उन्होंने एक पीस कमेटी भी बनाई जिससे वहाँ पर शांति की स्थापना हो सके। बट दोनों ही कम्युनिटीज़ का ये कहना था कि अमित शाह जी की ये विजिट फेलियर रही, क्योंकि उन्होंने जितने भी वादे दोनों कम्युनिटीज़ को करे थे वो पूरे नहीं हुए। कुकी समुदाय को वादा किया गया था कि एक हेलीकॉप्टर सर्विस स्टार्ट करी जाएगी जिससे उनके समुदाय के लोग एयरपोर्ट से अपने एरिया में आराम से आ सकें, बिकॉज हाईवेज वर नॉट सेफ टू ट्रेवल। लेकिन वो जो 4 या 5 जो भी हेलीकॉप्टर सर्विसेज का प्रॉमिस करा गया था वो शुरुआत नहीं हुई। केवल एक हेलीकॉप्टर सर्विस उसकी शुरुआत हुई थी, बट जितनी प्रॉमिस करी थी उतनी नहीं हुई। सेकेंड चीज़, मैती समुदाय के लोगों को भी प्रॉमिस करा गया था कि वो 10-15 दिन में दोबारा अमित शाह जी वहाँ पर आएंगे और चीज़ों को कंट्रोल करेंगे, थोड़ा देखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और जो पीस कमेटी उन्होंने बनाई थी वहाँ पर शांति स्थापना करने के लिए, वो भी इसलिए सक्सेसफुल नहीं हुई क्योंकि दोनों समुदाय के लोगों ने बोला कि हम तब तक एक टेबल पर आकर नहीं बैठेंगे, बात करेंगे, जब तक आप एक बेसिक लेवल पर पीस आप हमारे मणिपुर में मेंटेन नहीं करवाते। इन सब वजहों से कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा था। अब बात ये आती है कि ये दंगा इतना भड़का कैसे, इतनी नाराजगी इतनी भड़की कैसे? ये जो एसटी वाला इशू हटा है, शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट वाला इशू उठा है, ये क्या है, क्यों इतना बड़ा बन गया? इसके लिए आपको मैती समुदाय और जो आपका कुकी समुदाय है, दोनों के पक्षों को समझना पड़ेगा। तीसरे चरण में हम समझेंगे इन दोनों ग्रुप्स के अपने अपने डिमांड्स। पहले शुरुआत करते हैं मैती से। अब मैती लोगों का ये मानना है कि उनको केवल पूरे मणिपुर के 10% हिस्से में रखा गया है, ठीक है। वो ये मानते हैं कि हमारा पॉपुलेशन यहाँ पर सबसे ज़्यादा थी, और अब क्योंकि यहाँ पर दूसरे समुदाय के लोग बढ़ते जा रहे हैं जो इलीगल तरीके से म्यांमार का और बांग्लादेश का बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ पर आ रहे हैं और अपनी जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, तो उससे उनको ऐसा लगता है कि ये एक टाइम पर आते आते डोमिनेंट हो जाएंगे और खुद जो यहाँ के जो अभी जो मेजॉरिटी में है मैथी लोग, वो माइनॉरिटी में आ जाएंगे और उससे उनका कल्चर खतरे में आ जाएगा। तो 2006 से 2012 के बीच में वो इनर लाइन परमिट की डिमांड कर रहे थे, जिससे कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसे बनाए जाएंगे कि जो लोग वो उन रूट पैरामीटर्स के अंदर नहीं आएंगे तो उनको मणिपुर में एंट्री नहीं दी जाएगी, और हर इंसान की चेकिंग होगी जो मणिपुर में आ रहा है जा रहा है। इससे वहाँ पर पॉपुलेशन इलीगल माइग्रेंट्स की कंट्रोल करने में हेल्प मिलती, बट उनको वो नहीं मिल पाया। तो उनकी सेकंड फिर जो प्रॉब्लम थी मैथी लोगों की ये थी कि क्योंकि हमारी यहाँ पर पॉपुलेशन आज भी सबसे ज़्यादा है, लेकिन हमको छोटे से 10% एरिया में कन्फाइन किया हुआ है, और हमको ये जितनी भी ट्राइबल लैंड है 90% जो हिली एरिया है, इसमें
प्रॉपर्टी खरीदने का अधिकार नहीं दिया हुआ है। इसकी वजह से हम लोग अपने कल्चर को प्रिजर्व नहीं कर पा रहे हैं, अपने ट्रेडिशंस को सिक्योर नहीं कर पा रहे हैं। तो उनकी डिमांड ये थी, वो 2012 से ये कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से अगर हम शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट में आ जाते हैं तो हमको भी अधिकार मिल जाएगा कि जो 90% जो बचा हुआ हिली एरिया है जिसमें इनको अभी तक लैंड खरीदने का अधिकार नहीं था, वो अब मिल जाएगा एसटी लिस्ट में आने के बाद, और वो भी अपने जो ट्रेडिशन है, कल्चर है, उनको सिक्योर कर पाएंगे और अपने लोगों को और बेटर स्पेस दे पाएंगे रहने के लिए। ये था मैथी लोगों का कहना। अब इसके अलावा अब बात करते हैं कुकी समुदाय लोगों का और नागा समुदाय के लोगों का क्या कहना है। कुकी समुदाय के लोग ये कहते हैं कि हम लोगों को हमेशा से एक आउटसाइडर की तरह ट्रीट करा गया है, जो कि हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। हम भी यहाँ पर सदियों से रहते आए हैं और हमको भी जो प्रॉपर राइट्स हैं और रहने की जगह और सारी फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए। अब उनका ये कहना था कि ये जो मैथी लोग हैं पहले ही बहुत पावरफुल भी हैं, वेल एजुकेटेड भी हैं और पॉलिटिकल पावर भी सारी इनके हाथ में ही है। इनके विधानसभा में 60 सीटें हैं जिसमें से 2/3 मैथी लोगों के पास में ही है और हमेशा जो चीफ मिनिस्टर भी बनता है वो मैथी लोगों का ही बनता है। तो जो भी पॉलिसीज आती हैं उनको हमेशा लगता है कि वो मैथी लोगों के फेवर में ही होती हैं। इसके अलावा उनके पास ऑलरेडी शेड्यूल कास्ट और ओबीसी का रिजर्वेशन है, तो उनको शेड्यूल एसटी की लिस्ट में आने की क्या ज़रूरत है। अगर वो एसटी की लिस्ट में आते हैं तो वो धीरे धीरे करके जो ये हिल एरिया है इसमें भी परचेजिंग शुरू कर देंगे, अपना डोमिनेशन दिखाना शुरू कर देंगे और हो सकता है एक टाइम ऐसा है कि कुकी और नागा समुदाय के लोगों को उस एरिया को छोड़ना पड़े या वो छोटे से एरिया में कंसाइज होकर रह जाएं, जिससे उनका ट्रेडिशन और कल्चर बहुत हद तक अफेक्ट होगा। तो दोनों ही पक्षों के इन कन्फ्लिक्ट्स की वजह से ये जो कोर्ट ने ऑर्डर दिया ये भड़क गया, ये आग भड़क गई, जो कि अभी तक भी कंट्रोल में नहीं आ रही थी। तो ये था पूरा मणिपुर का वायलेंस का रीज़न और कारण। अब बात करते हैं कि करंट सिचुएशन क्या चल रही है, ये भी जानना ज़रूरी है। करंटली मणिपुर 2 हिस्सों में बट गया है। कैसे? यहाँ की पुलिस भी 2 हिस्सों में बट चुकी है, ऑफिसर्स भी 2 हिस्सों में बट चुके हैं। हुआ कुछ ऐसा, जो मैथी डोमिनेटेड एरियाज थे उनमें जो भी कुकी समुदाय के पुलिस ऑफिसर्स या आईएएस ऑफिसर्स काम कर रहे थे वो सब शिफ्ट हो गए कुकी डोमिनेटेड एरियाज में, क्योंकि उनको वहाँ पर रहने में डर लगता था। सिमिलरली कुकी डोमिनेटेड एरियाज में जो भी मैथी पुलिस ऑफिसर और मैथी आईएएस ऑफिसर रहते थे वो शिफ्ट हो गए वापस जो मैथी डोमिनेटेड एरियाज हैं उसमें। तो इसलिए अब वहाँ पर ऐसा लगता है कि मणिपुर की पुलिस है ही नहीं, ऐसा लगता है कि या तो कुकी पुलिस है या फिर मैथी पुलिस है। इसीलिए पुलिस का लॉ एंड ऑर्डर बनाने में बहुत दिक्कत आ रही। दूसरी चीज़ जो वहाँ पर हुई, लोगों के फेथ में कमी। जो कुकी और नागा समुदाय के लोग हैं वो वहाँ की गवर्नमेंट प्लस पुलिस इन पर विश्वास नहीं करते। उनको ऐसा लगता है क्योंकि ये मैथी मेजॉरिटी लोग ही चला रहे हैं और जो पुलिस और गवर्नमेंट है मैथी लोगों को ही सपोर्ट करती है, इसलिए वो कभी भी हमारे वेलफेयर के बारे में नहीं सोचेंगे। ऑन द अदर हैंड जो मैथी लोग हैं वो असम राइफल्स को ट्रस्ट नहीं करते। उनका ऐसा मानना है कि असम राइफल्स इज साइडिंग विद कुकी पीपल। रिपोर्ट्स के अनुसार कि कुछ जो कुकी समुदाय के लोग थे उनके घरों में वो खाना मिला जो बेसिकली आर्मी जो असम राइफल्स थी उनके लिए भेजा गया था। अब ये बात में कितनी सच्चाई है कितना वो ये तो वक्त बताएगा, अब जब इसमें पूरी छानबीन होगी। अब जो तीसरा जो मैटर है वो है हाईवेज को लेकर, जहाँ पर लोग स्टारवेशन और लैक ऑफ सप्लाई से परेशान है। क्यों परेशान है? क्योंकि यहाँ पर जो ट्रेन सर्विस चल रही थी वो बंद हो चुकी है इस वक्त, और दूसरी तरफ जो हाईवेज थे वहाँ पर इन क्लैशेस की वजह से अलग अलग पॉइंट पर लोगों ने ब्लॉकेज बना दिया, जिसकी वजह से लोगों का आना जाना बहुत मुश्किल हो गया है, सप्लाईज़ का आना जाना बहुत मुश्किल हो गया है। इसलिए दोनों ही समुदाय के लोग सप्लाईज़ को लेकर भी बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। अब इसमें सरकार क्या कर रही है, लोग क्या कर रहे हैं? करंटली जो सुप्रीम कोर्ट है उसने मणिपुर के हाई कोर्ट को बहुत फटकार लगाई है और बहुत उनसे स्ट्रिक्ट क्वेश्चन पूछे हैं, गवर्नमेंट से भी और कोर्ट से भी, कि आपके पास 6000 से भी ज़्यादा एफआईआर आ चुकी हैं, आपने उन पर क्या एक्शन लिया। प्लस जो भी हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिए थे वो कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के साथ, तो उनसे उस पर भी सफाई मांगी गई है। इसके आगे
एक बहुत बड़ा इशू और भी हुआ था जो कि अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ है। 4 मई को जब दंगे हुए थे तो पुलिस की आर्मरी से लगभग 3500 से भी ज़्यादा गन्स चोरी कर ली गई थी और 5 लाख से भी ज़्यादा एम्यूनिशन चोरी कर ली गई थी, जो कि आज तक भी रिकवर पूरी तरीके से नहीं हो पाई है। जब अमित शाह जी भी यहाँ पर आए थे तो उन्होंने वार्निंग एक नोटिस जारी करा था जिसमें बताया था कि जिन भी लोगों ने ये वेपन्स चोरी करे हैं, एम्यूनिशंस को चोरी करा है, आप उसको सरेंडर कर दें, वापस जमा करवा दें। नहीं तो जब सरकार इस पर सर्च करना शुरू करेगी और किसी भी इंसान के पास ये वेपन्स पाए जाते हैं तो उनके लिए स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। सरकार के मन में कहीं ना कहीं ये भी डर था कि अगर वहाँ पर वायलेंस होती है और जो सिक्योरिटी ट्रूप्स हैं पूरी सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो हो सकता है कि जो मिलिटेंट्स हैं या फिर जो नाराज़ हैं वो इन चीज़ों को कहीं ना कहीं सिक्योरिटी ट्रूप्स के खिलाफ ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों के बीच में अभी तक वहाँ पर शांति मेंटेन नहीं हो पाई है। तो आप अगर मेरे से पूछेंगे इसका सॉल्यूशन क्या है तो मेरा मानना ये है कि सबसे पहला सॉल्यूशन वहाँ के लोगों के ही पास है। आपको अपने मनों से गुस्सा थूकना पड़ेगा और कहीं ना कहीं जो पीस कमेटी बनाई गई है उसमें अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजकर मैटर को डिस्कस करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं ये समझना पड़ेगा कि इससे आप ही के अपने परिवार के लोग अफेक्ट हो रहे हैं। आपके बच्चों की खुशी, उनकी पढ़ाई, उनका फ्यूचर, आपके परिवार की खुशी, खाना पीना, रहना, सब कुछ अफेक्ट हो रहा है। अगर हम इस चीज़ को इलॉन्गेट करते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे तो बढ़ता ही रहेगा। तो इस गुस्से को थूकिए और अगर हो सके तो अपने रिप्रेजेंटेटिव को पीस कमेटी में भेजिए और इसका सॉल्यूशन निकालिए। अगर ये काम नहीं कर पाता है तो लास्ट रिजॉर्ट होगा प्रेसिडेंट रूल, जो कि मणिपुर में पहली बारी नहीं होगा। मणिपुर में पहले भी प्रेसिडेंट रूल रख चुके हैं सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, बट मुझे लगता है लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं है, शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप चीज़ों को दबा ज़रूर देंगे लेकिन वो मन में दबी हुई रह जाएगी और फिर कभी दोबारा फ्यूचर में वापस आ सकती है। तो इसलिए आप सब लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है, इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप मणिपुर की हिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं जिससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल पाएगी इस पूरे केस के बारे में, तो हमारी अगली वीडियो ज़रूर देखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको वीडियो और इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। थैंक यू, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।